नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को बस इतना बताइएगा, दीपक चौरसिया जी, और उसके बाद मैं नेताओं के पास जा रहा हूं। दीपक जी, ये बताइए मेरे को, मैं देवता वाली प्रतिक्रिया पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं उनकी, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद राहुल गांधी। और ये मैं सतीश जी नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया। वो एक समय 10 जनपद के बहुत क्लोज थे, स्वर्गीय अहमद भाई के बहुत क्लोज थे, सोनिया गांधी जी के प्राइवेट। जब कमलनाथ, अहमद पटेल को बुलाया जाता था, उस समय इस व्यक्ति को भी बुलाया जाता था। और उस व्यक्ति ने जब मेरे से बात की तो बोला समथिंग रॉन्ग, राहुल गांधी के खिलाफ बोलते। जो कौन है यार राहुल गांधी का मतलब एडवाइजर? उनके ये शब्द है कि कौन है यार राहुल गांधी का एडवाइजर, कौन है? Why is he making such statements? भारत की जनता उनको सपोर्ट कर रही है। पिछले इलेक्शन में दिखा है, बीजेपी की एक बहुत वरिष्ठ नेत्री ने इंटरव्यू देते हुए बोला कि उन्होंने पहली बार सक्सेस चख ली है। बीजेपी इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट कमेंट, बट हाँ, रियलिटी है, 100 सीट तो लाए हैं ना, 100 के पास तो आ गए। तो क्यों वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? कौन उनको सिखाता है कि विदेशी सरजमी पे जाके भारत की बेइज्जती करो, देश के खिलाफ बोलो? क्यों करते हैं ये? कभी वो मदद मांगते हैं जाके भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, दीपक जी, कभी वो बोलते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं। क्या हो रहा है? दीपक चौरसिया, अजय जी आ रहा हूं इसके एग्जैक्टली बात। बड़ी सिंपल सी बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा ऐश्वर्या, और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सतीश मुझे बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो भारत को राष्ट्र भी बोल रहे हैं, वो भारत को संघ भी बोल रहे हैं, वो ठीक उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की बात राहुल गांधी जी करते रहे हैं। और आप पूछ रहे थे राहुल गांधी जी किसके कहने पर या किसके सिखाने पर ये बात करते हैं, तो वो किसके कहने पर बात करते हैं, आइए थोड़ा सा खुलासा मैं कर देता हूं। उनके सबसे नजदीकी हैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, यानी सैम पित्रोदा। अब सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा में नाम में बिल्कुल अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उड़ीसा से वो आते हैं, लेकिन वो बन गए सैम। उनके देखने का नजरिया पूरा पश्चिमी है, और शायद राहुल गांधी भी चीजों को उसी नजर से देख रहे हैं। इसीलिए वो मूल भारत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। जितना उन्होंने देखा, जितना उन्होंने समझा, जितना उनको पढ़ाया गया, उसको देखकर चलते हैं। मैं मानता हूं कि गलतियां करते 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 वो 100 सीट तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि क्या वाकई में जिस पद के लिए वो लालसा रखते हैं, जिस पद के लिए अपने आप को वो उपयुक्त मानते हैं, उसके वो काबिल भी हैं या नहीं। देवता वाली बात पर मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मैं देवता का क्या मतलब होता है, वो व्यक्ति तो दे। हमारे यहाँ तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर कई बच्चे अपने पिताजी को दाता या देवता बोलते हैं, और कई पत्नियां अपने पति को देवता बोलती हैं। देवता का मतलब वो व्यक्ति जिससे आप किसी चीज की उम्मीद रख सके, और इसी आधार पर हमारे यहाँ भगवानों का, देवताओं का, बाकी चीजों का वर्गीकरण किया गया है, और हमारे यहाँ पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी की पूरी फिलॉसफी है। लेकिन सवाल यही उठता है ना ऐश्वर्या, आधा अधूरा, थोड़ा समझाया हुआ, थोड़ा ट्रांसलेट करा हुआ। जैसा राहुल जी बोलते हैं, उन्होंने 4 वेद और 108 उपनिषद सभी पढ़े हुए हैं। ट्रांसलेटेड पढ़े हैं, ट्रांसलेटेड पढ़े हैं, ओरिजिनल पढ़े हैं, संस्कृत में पढ़े हैं, किस भाषा में पढ़े हैं, ये भी समझने वाली बात होगी। तो मुझे यही लगता है कि सब चीज का जब थोड़ा उठा लेते हैं ना, तो आप उसी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा मुस्लिम लीग लगाया करती थी 1947 में, उसको अभी हमारे भाई सतीश के सिंह लगा रहे हैं टेलीविजन के स्टूडियो में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज होने की निशानी है। देखिए, मैं अगर कंफ्यूज हूं तो आप फ्यूज्ड हैं, आप फ्यूज्ड हैं दीपक जी। मैं अगर कंफ्यूज हूं तो आप फ्यूज्ड हैं। अच्छा, ये फ्यूज्ड और कंफ्यूज की बहस में लेट मी गेट द पॉलिटिशियंस। देखिए आप दोनों रिलैक्स ना, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। चलिए, मैं फ्यूज्ड हूं, लेकिन कंफ्यूज्ड फ्यूज नहीं हूं। फ्यूज तो हूं ना, लेकिन कंफ्यूज नहीं हूं। सर, जनता को डिसाइड करने दीजिए। देखिए, आप दोनों पत्रकार रहे हैं, नाउ यू आर ऑन द अदर साइड, सो प्लीज रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप दोनों वरिष्ठ हैं, प्लीज रिलैक्स। अजय आलोक जी, अनुराग भदौरिया, दुष्यंत नागर एंड पाशा साहब, कैन आई हैव ऑल 4 प्लीज? अनुराग भदौरिया एंड देन अजय आलोक जी। अनुराग जी, आप मुझे बताइए, मैं देवता और भगवान की बहस में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की प्रतिक्रिया एक एक बताओ। हिंदी की जंग चल रही है, बैटल चल रही है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, हमारा को चाइना की तरह होना। आप सचमुच चाहते हैं? आप जब जाएंगे इलेक्शन लड़ने अनुराग जी, तो आप बताएंगे कि हम चीन जैसा बनाना चाहते हैं भारत को?
आप बोलेंगे देखिए- लखनऊ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि जैसे उइगर मुसलमानों की हालत है वैसी देश में हमारे यहाँ होगी? आपकी हिम्मत है ये बोलने की कि चीन का मॉडल हम यहाँ भारत में लागू करेंगे? मैं सच में कह रहा हूं, किसी भी नेता की, आपकी अकेले की नहीं सर, किसी की भी नहीं है और ना होनी चाहिए। देखिए मेरी तो बहुत हिम्मत है। मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार हो ना हो, जिस तरह की सरकार इनकाउंटर करती है ऐसा इनकाउंटर नहीं चलेगा कि आप किसी को 2 दिन पहले पकड़ेंगे उसके बाद फिर चप्पल में, भाई पुलिस वाले चप्पल में रहेंगे। चप्पल में कौन सा इनकाउंटर होता है, जरा मुझे ही बता दीजिए। मैं तो ये भी पूछूंगा कि भाई झोपड़ी में कह रहे 1 लाख इनामी बड़ा डकैत करोड़ों की लूटमार करने वाला रहता है एक झोपड़ी में, उसके माँ बाप जिनका बर्तन तक नहीं है खाना बनाने की। ऐसी भी तो हमें पुलिस और सरकार नहीं चाहिए कि भाई आप इनकाउंटर करके, भाई अगर माफिया और बड़े डकैत देखना है तो उनके बड़े घर देखो ना, महल कितने बड़े बड़े होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और कौन लोग उनके यहाँ चाय पीने जाते हैं। अधिकारी तो चाय पीने भी जाते होंगे उन माफियाओं के यहाँ। बिल्कुल। मैं देखिए, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं जिस डिबेट पे, मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, लेट्स टॉक ऑन टॉपिक। उसी टॉपिक आप जब बुलडोजर पे बात करेंगे तो मैं बुलडोजर पे बात करूंगा, बुलडोजर पे बुलाऊंगा आपको। सुन लीजिए, अभी मेरी दूसरी डिबेट। आपने बोला क्या, आपने बोला क्या बोलोगे, मैं ये भी बोलूंगा कि चाइना नंबर 1 है मेरा दुश्मन। मैं बोलूंगा, डंके की चोट पे बोलूंगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि भाई हमारे देश को आजादी हुए इतने साल हो गए, मतलब लास्ट 30 साल से, मान लो 1947 में आजाद हुआ और लास्ट 30 साल से 20 साल की सरकार इस देश के अंदर में। और ये सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देश के अंदर में बेरोजगारी खत्म करने की? क्या बनती थी कि नहीं बनती थी, बताइए। आपको मैं पूछना चाहता हूँ। इसी सरकार में प्रधानमंत्री जी जब बाहर गए थे तो उन्होंने बोला कि 2014 के पहले यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा था, क्योंकि हमारा देश भ्रष्टाचारी हम मान लें। भाई उन्होंने बोला भ्रष्टाचार ज्यादा था कि उन्होंने बोला कि वो हिंदुस्तानी लोगों के बीच में बोल रहे थे। उसी तरह से मैं राहुल, मेरा एक सवाल है सिर्फ आपसे, मेरा सिर्फ एक सवाल है। अजय आलोक जी, आ रहा हूं एग्जैक्टली इन 1 मिनट टू यू। बात तो पूरी होने नहीं, दो। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। आप जातीय जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? आप, क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना चलाना चाहते हैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। समाजवादी पार्टी किस लिए चाहती है, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है। समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं, जिन लोगों को अधिकार मिलना है, जिन लोगों को समाज की मुख्य धारा में हमें जोड़ना है, वो कितने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से कितने परेशान है, कितना किस स्थिति में है, वो तभी पता चलेगा जब आप जाति जनगणना कराओगे, तभी आप उनको मुख्य धारा में शामिल कर पाओगे। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, आप काट ले गए। मैंने जितना आपकी स्पीच सुनी वो हिंदुस्तान, वो अपने जो भारतीय उनके बीच में कह रहे थे कि हमारा जो देश है उसमें बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो सकती जब चाइना में बेरोजगारी दूर हो सकती है। वो कंपेयर करना और बुराई करने में फर्क होता है। मैंने जो सुना है जितना, वो आपने जितना सुना है वो आपको मुबारक। मैंने तो पूरी स्पीच सुनी है। मैं कह रहा हूं जो चीन करती है वो हम कर नहीं सकते और वो हमें करना नहीं है। हम भैया वहां पे ना हमें ऐसे मेडल चाहिए बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल के, ना हमें ऐसे मजदूरों से ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कराना है अपने भाइयों से। कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, ऐसा डेवलपमेंट आपको मुबारक हो। आप लखनऊ में कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस नहीं पाएंगे। अगर उइगर मुसलमानों जैसी हालत हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता जो मॉडल आप बात करें।